गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज तीसरा लेक्चर है हमारा। मोस्ट प्रोबेबली आज हमारे इस चैप्टर का ख़त्म हो जाना है। तो आइए फटाफट सब लोग ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर। फटाफट आइए सब लोग ज्वाइन कीजिए 1 मिनट के अंदर। जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। आओ आओ, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन करो फटाफट। गुड मॉर्निंग ऋचिक, गुड मॉर्निंग। और ऋचिक, रिवीजन करके आए हो पिछले क्लास का? आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोग नेक्स्ट में अच्छे से क्वेश्चन वगैरह करते हुए आइएगा जहाँ से भी बन सके। गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग। जहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है ना, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन करते हुए आइए। अच्छा हाँ, आप लोग का एक और न्यूज़ है कि संडे को आप लोग का टेस्ट होगा। 11th क्लास फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है। गुड मॉर्निंग बोला। आते जाओ, लाइक्स मारते जाओ फटाफट सब लोग। क्या बोला? संडे को टेस्ट ले रहे हैं ना? फुल सिलेबस क्लास 11th, बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ करके। कोई दिक्कत? तुम लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो? जल्दी जल्दी जवाब दो। टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सब लोग? पीडीएफ में क्या टेस्ट होता है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दो। सब तैयार हैं टेस्ट के लिए? क्या बोला? शुभम पाइक, प्रतीक राज, इन सब से तो मैं मिलता हूँ आकर के सेंटर पे। प्रतीक राज, शिवम सहगल, नयन रॉय, आर्यन, सबसे आके सेंटर पे मिलते हैं। उठा उठा के पटकेंगे सबको। नहीं, अब बायो का तो फुल सिलेबस का बना है। हाँ, विपुल का तो भाई विपुल है, क्या बोलेंगे उनका। उनको भाई इज्जत से है ना। आप लोग का नया बैच भी तैयार हो गया। सर ऐप नाम अपने मेन से बोल रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल है ना। देखो, फुल सिलेबस होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिक्स होगा। 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से डाला गया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। मैं पहले बता दूं, 2 सेक्शन में क्वेश्चंस होंगे। जैसे नीट का पैटर्न है कंप्लीट, उसी पैटर्न में क्वेश्चन होगा। बॉटनी का पहले सेक्शन होगा, फिर जूलॉजी का सेक्शन होगा। बॉटनी में सेक्शन ए है जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, ऑल कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक, सेक्शन बी है जिसमें 15 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं।
ठीक है। ऐसे ही सेम जूलॉजी में भी है, +4 -1 का मार्किंग सिस्टम होगा। फुल सिलेबस का टेस्ट है, क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्वेश्चन का लेवल मैं पहले बता दूं, उतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे होंगे कि फुल सिलेबस है तो क्वेश्चन का लेवल आसान होगा। सिर्फ फिजिक्स, अरे ठीक है, सिलेबस जो भी है ना आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स ने ग्रुप में डिसाइड करके बात करके बनाया है। जिनका जो भी पोर्शन नहीं हुआ है, दोनों बच्चों का होगा, आपका भी होगा, JNV नवोदय यहाँ वाले बनारस वाले का भी होगा। तो दोनों टीचर्स ने बात करके हम लोगों ने बनाया है, सबने आपस में कि किसके में कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। तो उसके लिए चिंता ना करें, जो नहीं हुआ है आपके सिलेबस में उससे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। मेरे में क्वेश्चन का लेवल मैं पहले बता दूं, थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन है, तो इतना आसान लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। आप लोग प्रिपेयर करके बैठ जाएं अच्छे से, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वो आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हाँ, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आसान ही है, और उतना टफ भी नहीं है कि एकदम ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिर से स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हम लोग आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हुए आएंगे। हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर को कर लेते हैं, ताकि जिस चैप्टर में आप कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी आ रहे हैं तो कम से कम ये बाद में मैं पढ़ाऊँगा तो नहीं, ये बात की तो 100% श्योरिटी है, बाद में ऑफलाइन तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं, तो बाद में ये अपना देखेंगे, जिसको देखना होगा, तो उनका ज़्यादा लॉस ना हो। लॉस तो होना है, ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए कोशिश करेंगे कि छोटा ही चैप्टर को उठाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने सबसे पहले पढ़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, उसका रीजन पढ़ा था, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल में हमने पढ़ा नेचुरल मेथड, नेचुरल में भी हमने 3 मेथड पढ़े थे, लैक्टेशनल अमीनोरिया पढ़ा था, पीरियोडिक एब्सटिनेंस पढ़ा था, और एक तीसरा वाला क्या था, कोइटस इंटरप्टस। 3 हमने पढ़े। फिर उसके बाद हमने बैरियर पढ़ा। बैरियर में हमने सबसे पहले कॉन्डोम्स पढ़े थे, उसके बाद हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में ओरल पिल पढ़े थे। ओरल पिल में भी 3 टाइप के पिल पढ़े, डेली पिल, वंस इन अ वीक पिल, इमरजेंसी पिल, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे MTP। MTP का दूसरा मतलब क्या होता है, एबॉर्शन। MTP का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एबॉर्शन। एबॉर्शन सबसे पहले इसमें से जो सवाल एक ही आएगा, MTP का फुल फॉर्म क्या है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें से जो सवाल आने का सवाल आता है प्रोबेबिलिटी, उसमें एक ही सवाल आएगा, और सवाल में यही रहता है कि MTP कब तक सेफ होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 3 महीने या फिर 12 वीक, ऐसे सवाल में रहेगा। तो इसी से सवाल आएगा, उससे ज़्यादा और सवाल नहीं आता है इसमें से, ठीक है। चलिए MTP पढ़ लिए थे। MTP का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, हम लोगों ने देखा था कि फीमेल फेटिसाइड को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिला था। क्लास में आप लोग बने रहिए, हम कोशिश खुद ही कर रहे हैं कि आपके क्लासेस को ज़्यादा बोर ना रखा जाए, थोड़ा सा इंटरटेन करके स्पीड में पढ़ाया जाए ना। तो आप लोग बने रहिएगा, कहानी के तौर पे सुनिए, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको उसके रिवीजन का, ठीक है। तो आप बने रहे क्लास में। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हमको ये समझ में आया कि उसके सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी हमारी, कि फीमेल फेटिसाइड का नंबर बढ़ता चला जा रहा था। क्या बढ़ रहा था, फीमेल फेटिसाइड का। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि देखो MTP बनाया गया था क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए, और उसको चेक करते करते क्या हो गया था, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट पता चल जा रहा था, ठीक है। क्रोमोसोम का अरेंजमेंट पता चलने से दिक्कत क्या हो जा रहा था, इससे ये क्लियर हो जा रहा था, अगर XX है तो ये पता चल जा रहा था कि जो बॉर्न होने वाली बेबी है वो क्या है, फीमेल है, या फिर जो नई बॉर्न होने वाली है फीमेल है या मेल है। और जब उस टाइम पे इतनी दहेज प्रथा अपने चरम सीमा पे थी, तो इसलिए लोगों ने क्या किया था, फीमेल फेटिसाइड को बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिया था, यानी फीमेल की डेथ बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट चैप्टर में बता तो रहा हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यार क्लास में बने रहो तुम लोग, है ना, भागो मत, फटाफट सब लोग क्लास में बने रहो। ये नहीं कि अटेंडेंस लगा दिया भाग गए, यार कम से कम ईयरफोन लगा लो कान में। आप फ़ोन रखे हो, क्वालिटी डाउन कर लो, ईयरफोन लगा के रखो कान में, आप सुनते रहो। नहीं कंटिन्यूअसली वॉच कर सकते हो, सुनते रहो। ये चैप्टर सुनने वाला ही है, सुन सुन के आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ईयरफोन लगा हुआ है, बस सुनते रहना है। ये नहीं कि अटेंडेंस लगा दिए, सर देख लिए, हो गया, अब चल जाए,
इससे आपका ही नुकसान होना। देखो हमें कुछ फ़र्क ऐसा पड़ना है नहीं, हम लोग अपना मेहनत करेंगे, सिलेक्शन होना ना होना आपके बात है, हो गया तो हमारे खुशी होगी, नहीं हुआ तो आपका, हमसे ज़्यादा दुख आपको होने वाला है ना। सुनते रहिए आप लोग। एमनियोसेंटेसिस, देखो एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड थी, पता है आप लोग को एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, यूटेरस में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, यूटेरस में प्रेजेंट होता है। उसी में क्या किया जाता था, इजेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इजेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेना। कैसे निकालते थे, बाय द हेल्प ऑफ निडल, किसके मदद से, निडल के मदद से, निडल से निकाल लेना। एंड देन स्टडी द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड। उस फ्लूइड से एक्चुअली क्या हो जा रहा था, उस पेट में जो बच्चे पल रहे हैं उसका जेनेटिक कंपोजिशन पता चल जा रहा था, क्रोमोसोमल कंपोजिशन पता चल जा रहा था, जिससे वजह से क्या हो जा रहा था कि हेल्प्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में भी मदद कर दे रहा था, जिसके वजह से अल्टीमेटली क्या हो जा रहा था, रिजल्ट्स इन फीमेल फीटिसाइड। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस। तो बताओ एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या हुआ। एमनियोटिक फ्लूइड को मदर के वोम्ब से निकालना और उसके अंदर के क्रोमोसोम की पैटर्न को स्टडी करना, और उससे ये पता चल, एक तो डिजीज का पता चल ही जा रहा था, मेन तो मोटो वही डिजीज वाला ही था, डिजीज का तो पता चल जा रहा था, उसके साथ साथ में क्या पता चल जा रहा था, जेंडर ऑफ द फीटस, फीटस का जेंडर पता चल जा रहा था। अब जेंडर पता चलने से क्या नुकसान हो रहा था कि फीमेल की अल्टीमेटली डेथ कर दी जा रही थी। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस। कोई डाउट। देखो एमनियोसेंटेसिस का हमने डायग्राम भी दिखाया था आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे देखो, ये फ्लूइड है जहाँ बच्चे हैं, इसमें निडल इंसर्ट किया गया है। ठीक है, निडल से क्या कर जा रहा था, बाहर निकाल दे रहे थे, क्या निकाल रहे थे, एमनियोटिक फ्लूइड को। अब इसी फ्लूइड से क्रोमोसोमल की जो पैटर्न थी उसको स्टडी कर ले रहे थे, और पता चल जा रहा था क्या, किसका कौन सा डिजीज है या कौन सा क्या दिक्कत है। लिख लिए इतना आप लोग, कोई डाउट, थम्स अप। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। मतलब मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ इस बार ऋचिक से, बहुत अच्छा लग रहा है हमको ऋचिक का ये वाला। अजय का तो है ही, अजय से एक्सपेक्टेड भी था कि अजय क्लास कंटिन्यू करेंगे, और कुछ लोग थे जिनसे मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस तो थी, लेकिन ऋचिक का कंटिन्यूटी काफ़ी अच्छा रहा है ना। क्योंकि पता है आप लोग का ये छोटा छोटा एफर्ट ना, जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, बहुत लिटरली बहुत बड़ा काम करता है, बहुत वेलकम, बहुत मतलब अंदर से हम लोग को मोटिवेट। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आपको कंटिन्यूसली अगर सिर्फ कैमरे के सामने 1.5 घंटा बोलना पड़े तो मतलब कितना वो, एक तो एनर्जी काफ़ी लॉस होता है, और फिर वो एंथुस नहीं मिल पाता, वो जो एनर्जेटिक फील होना होता है ना जो क्लास में आपको मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो आप लोग का कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खास करके ऋचिक। बाकी कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंट किए जिनसे मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। खैर कोई नहीं, मे बी शायद कुछ कैजुअलिटीज़ होंगे उनके यहाँ, या फिर जो भी रीज़न रहा होगा वो तो पता चलेगा, देखते हैं। चलिए एमनियोसेंटेसिस हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट आगे पोर्शन पे चलते हैं। एमनियोसेंटेसिस के बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़।
एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज, हेडिंग ही बता रहा है, जो कि सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसमिटेड हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है सेक्स के थ्रू, ऐसे डिजीज को क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आइए इस डिजीज के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये वाला सबसे पहले सिफिलिस। सिफिलिस में आप देखो कि पूरा पूरा बॉडी पे, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पता है इसमें इस डिजीज को, सिफिलिस को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका होता है, अगर किसी के जीभ पे भी, बॉडी पे तो दाने आ रहे हैं, बॉडी पे दाना आना ये हमेशा सिफिलिस का रीज़न नहीं हो सकता है। सिर्फ बॉडी पे दाना आ गया पूरी तरह से, देखो ये हाथ पैर ऐसे होने लगेंगे, पैर पे दाने, तलवा पे, इस वाले पोजीशन पे देखो, इस पे जब दाने आने लग जाए ना आपको, इस पे और पाँव के तलवे पे, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ बहुत भयानक बीमारी है। उसके साथ इसकी कंफर्मिटी कौन कर देता? अगर आपके जीभ पे भी ऐसे दाने आ जाए तो ये बात कंफर्म हो जाती है, क्या है ये? सिफिलिस है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा डिजास्टर टाइप का बीमारी होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सिफिलिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो गोनोरिया, ये भी हम लोग पढ़ेंगे गोनोरिया। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका टंग, ये जो मुंह के कैविटी के अंतिम में जो लटक रहा होता है, उसका क्या नाम था? यू से नाम था, बताओ क्या नाम था? कमेंट करो सब लोग। हाँ, है भी खतरनाक, इसीलिए तो सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, इसीलिए कहा जाता है ना 7th 8th में ही सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी खतरनाक बीमारियां होने लगती है बिना नॉलेज के। अगर किसी को पता नहीं है, उसने बिना कोई नॉलेज के ही क्या कर लिया, क्लास में, सॉरी, बिना कोई नॉलेज के ही सेक्स कर ले रहे हैं, या वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जा रहा है, तो जिसके वजह से ऐसे बीमारी होने का कंप्लीटली पूरा चांस होता है। अब इस केस में क्या होता है कि देखो ये क्योरेबल भी नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंप्लीटली क्योरेबल भी नहीं है, पूरा जिंदगी दवाई खाना होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देखो यूविला, इसको कहते हैं। कमेंट्स तुम किए नहीं, बताओ यार, भूल गए थे तुम लोग। यूव्यूला क्या कहते हैं इसको? यूव्यूला। यूव्यूला के आसपास में दो ऐसे लटकने जैसा स्ट्रक्चर। अब सोचो कि ये मुंह खुला हुआ डायग्राम, इसमें देखो आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन यूव्यूला दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? देखो ये वाला पोर्शन यूव्यूला, और आप देखिए यहाँ पे यूव्यूला के आसपास में ये देखिए ये वाला पोर्शन पे स्वेलअप होकर के बाहर की तरफ अंदर लटकने लग गया। यूव्यूला के अलावा आपको नॉर्मली कुछ भी लटकता हुआ नहीं दिखता। अब इस डिजीज में इंसान लिक्विड डाइट के अलावा कुछ ले ही नहीं सकता। इस डिजीज का कोई क्योर भी नहीं है। क्योर इन द सेंस कि अब सर्जरी करना पड़ेगा, बहुत हाई दवाई करना पड़ेगा, कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। तो सोचो कितनी जीते जी जिंदगी बेकार हो जाती है। और ये देखो जिनाइटल हर्ब्स कहते हैं इसको। ये जिनाइटल हर्ब्स का आजकल के लोगों में, आजकल जो नॉर्मल मेल होते हैं, इसको जिनाइटल हर्ब्स को लेकर के देखो, एक्चुअली पहले इसको देख लेते जिनाइटल हर्ब्स होता क्या है। ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये पेनिस का ये वाला ग्लांस पेनिस दिखाया गया है, डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। ये क्या दिखाया जा रहा है? ग्लांस पेनिस। इसके बाद का पोर्शन है पेनिस का, जिसमें कि ये जो प्रीप्यूस थी, प्रीप्यूस को पीछे करके दिखाया गया है। सपोज दिस इज पेनिस, ठीक है, ये ग्लांस पेनिस और प्रीप्यूस ने कवर करके रखा हुआ इस पोर्शन को। लेकिन इस डिजीज में इसको जो दिखाया गया डायग्राम में, प्रीप्यूस को पीछे कर दिया गया है, फोर स्किन को पीछे किया गया। उसमें आप देखिए यहाँ पे रेडनेस दिख रहा है, ऐसे ऐसे धब्बे दिख रहे हैं आपको। ये देखिए ये ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में, देखने में कोई दिक्कत किसी को? देखो ये डिजीज, ये जो है क्योरेबल है, ये डिजीज क्योरेबल है। आज के टाइम पे जनरली ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सेस कुछ एलर्जी हो जाए। सपोज कि किसी ने सेक्स किया, वो प्रोटेक्टेड सेक्स भी किया, लेकिन किसी भी रीजन से जो कॉन्डम का जो वो लुब्रिकेशन था वो इसको एलर्जी कॉज कर गया इसके पेनिस में, तो उसके वजह से भी ये हो सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ अगर ये महीने डेढ़ महीने से ज़्यादा तक अगर किसी के पेनिस पे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो वो इंडिकेटिव हो सकता है किस चीज़ को लेकर के? जिनाइटल हर्ब्स को लेकर के। लेकिन नॉर्मली ये आजकल गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा होता है, बरसात में ये नहीं होता है। इसका बरसात में वो काई वाला जो फंगस वाला होता है वो दिक्कत होता है। इसमें जो है ये बीमारी गर्मी में होता है, ठीक है।
तो इसका ज़्यादा नुकसान है नहीं, ये ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी 1 महीने से ज़्यादा रह जा रहा है तो दिक्कत है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा, देखो जीनाइटल वॉट्स। ये जीनाइटल रीजन पे यानी पेनिस पे या आसपास कहीं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के आसपास ऐसे स्वेलअप सा फूल जाते हैं उसके स्ट्रक्चर, और इसमें क्या भर जाता है, पस भर जाता है, पानी भर जाता है, और इसको फूटते ही पानी इसका जहाँ पे लगेगा वहाँ पे भी फिर से ये स्वेलअप हो जाता है। समझे? अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए लिखे कुछ इसके बारे में, थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए, ऐसी डिजीज जो कि ट्रांसमिट कहां से हो रही है, डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो डिजीज ट्रांसमिट हो जा रही है, ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडीज, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है वेनरल डिजीज। इट इज ऑल्सो नोन एज वेनरल डिजीज। किसके द्वारा, वेनरल डिजीज। एग्जाम्पल में लिखेंगे गोनोरिया, सिफिलिस। ये हम लोग इसका डिटेल मतलब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, अभी बस नाम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। जीनाइटल हर्प्स, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और क्या हो सकता है, जीनाइटल वाट्स, ETC। लिख लिए? देखो क्या क्या ऐसे डिजीज, इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है, वेनरल डिजीज। सबसे जानने वाली बात, वेनरल डिजीज। इसी डिजीज, ऐसी डिजीज जो सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, जनरली अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, वो भी किसमें, अगर देखो ऐसा नहीं है कि हर बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये होगा ही होगा। हाँ, किसी एक पार्टनर को, मेल या फीमेल को ये पहले से बीमारी है और उसके साथ अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो इसके डिजीज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाएंगे, एक से दूसरे में। इसमें से सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा, ऐसे इसको गोला बना लीजिएगा। दीज 3 डिजीज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। इन सब डिजीज को तो जनरली क्योर किया जा सकता है, इनको जेनेटल वॉट्स को सिर्फ, लेकिन अगर हर्प्स हो गया मतलब 1-1.5 महीने से कंटिन्यू किसी को ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो क्या होंगे, ये डिजीज बहुत ज्यादा नुकसानदायक करेंगे। इनमें से भी इन तीनों डिजीज ऐसे डिजीज हैं कि इन तीनों डिजीज का कोई क्योर नहीं है। बाकी सारे डिजीज के बारे में फिर क्या कह सकते हैं, इन सब डिजीज के बारे में ये मे बी क्योर्ड, इसको क्या कहेंगे, मे बी क्योर्ड इफ ट्रीटेड अर्ली। मतलब जैसे किसी को हुआ है उसी टाइम पे अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, उसी टाइम पे आप डॉक्टर्स की सलाह लेकर के दवाई खाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये डिजीज क्या है, क्योरेबल है। अदरवाइज ये डिजीज क्या होंगी, क्योरेबल नहीं होंगे। ध्यान रखना है, सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए। 50% चांस नीट 2024 के लिए, 50% चांस नीट 2024 के लिए। इसमें सवाल ये आएगा
अब इनमें से ऐसे दे देगा कि चूज कीजिए कि कौन सी ऐसी डिजीज है, चाहे आपको अर्लियर पता चले या लेट पता चले, क्योरेबल नहीं है। तो क्योरेबल नहीं है उन्हें में जेनिटल हर्प्स, HIV, हेपेटाइटिस बी, कितना भी पहले क्यों ना पता चल जाए वो क्योर नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको अर्लियर पता करने की वजह से, अर्लियर डायग्नोसिस से आप इसको कम कर सकते हैं, इसको बढ़ने से रोक भले सकते हैं, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जाता है। दिस इज वाई सेक्स एजुकेशन इज हाईली रिकमेंडेड। समझे? क्योंकि देखो अब जाने अनजाने में एक बंदे ने आज तक कभी कोई सेक्स नहीं किया था, सपोज बंदे या बंदी ने, लेकिन उसने पहली बार किया सेक्स बस इच्छा के अनुसार, कुछ पीयर वो अपने आप में इनफेयर फील कर रहा था इस वजह से, या फिर किसी भी रीजन से उसने किया और पहली बार में ही वो ऐसे फीमेल या ऐसे मेल से सेक्स हो जाता है उसका जो कि ऑलरेडी HIV को थी, वो उसको खुद नहीं पता था, वो HIV की पेशेंट थी। अब क्या हो जाएगा? अब इस बंदे की तो लाइफ पूरी तरह से खराब हो गई, या बंदी की जिसने भी पहली बार किसी ऐसे बंदे से कर लिया हो सेक्स जिसने कि उसको खुद में भी पता नहीं था कि वो ऑलरेडी डिजीज्ड है। तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा, आपका लाख आपका कुछ भी हो, करीबी हो, जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं, या फिर उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उनका मेडिकल बैकग्राउंड पता नहीं है, तब तक आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। कुछ भी हो जाए, लाख आपका कोलीग्स हो, बचपन से साथ रहो, क्योंकि ऐसी बीमारी देख के कोई नहीं बता सकता कि इसको बीमारी है। हो सकता है कि हम यहाँ सामने, हमारे बगल वाले सामने वाले को भी हो, लेकिन हमको नहीं देख के तो आप नहीं पता कर सकते जब तक कि इसका सिम्टम्स हाई ना हो जाए। तो ऐसे डिजीज को आप देख करके कभी नहीं पता कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि आपका लाख उत्तेजना हो, कुछ भी हो, एक्साइटमेंट हो, कुछ भी हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स अननोन पर्सन से नहीं करना, नोन पर्सन से भी नहीं करना, इनफैक्ट जब तक आपको उसका मेडिकल बैकग्राउंड पता ना हो। गॉट इट? चले नेक्स्ट, आगे बढ़ो बच्चों। इसमें कोई दिक्कत? नीट 2024 को लेकर के उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में लिखिएगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है क्या और ये कैसे ट्रांसमिट होता है। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, ऐसे डिजीज कैसे फैलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ किससे? इन्फेक्टेड पार्टनर। इसको आप पॉइंट वाइज करके नंबर 1 में लिखिएगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर। एक ऐसे पार्टनर से आपने सेक्स कर लिया जो कि इन्फेक्ट थी या था, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ, दूसरा इसी के नीचे लिखिएगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ a partner who have multiple partners। इसका मतलब बताओ हमको। who have multiple partners, इसका मतलब बताओ। पहला नंबर में लिखोगे ये वाला अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर, दूसरा अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ अ पार्टनर हु हैव मल्टीपल पार्टनर्स। इसका मतलब बताओ। चलो तब तक हम नेक्स्ट लिख रहे हैं, तीसरा पॉइंट में लिखेगा शेयरिंग निडल्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। एक ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन था जिसमें आपने उसका निडल शेयर कर लिया। सपोज आप डॉक्टर के पास गए, एक इन्फेक्टेड पर्सन को जिस निडल से इंजेक्शन दिया गया, उसी निडल से आपको भी इंजेक्शन दे दिया गया, तो आपके ट्रांसमिशन के और चांस हो सकते हैं। चौथा में लिखेंगे इसी में निडल्स या रेजर लिख लीजिएगा, रेजर जो जिससे दाढ़ी बनाते हैं ना, ब्लेड,
उसी को रेजर कहते हैं। देखो निडल या रेजर विथ इन्फेक्टेड पार्टनर से हो गया, क्लियर। नेक्स्ट में लिखिएगा चौथे में इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब एक ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर आपके ब्लड में मिक्स कर दिया गया, उसका ब्लड आपको ब्लड चढ़ा दिया गया, तो भी आपको क्या हो जाएंगे, ऐसे डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या हो, पांचवा क्या होगा, ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। एक माँ थी जो कि इन्फेक्टेड थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, तो उसके बच्चे में 100% चांस है कि उसके बच्चे कैसे हो, इन्फेक्ट हो। गॉट इट। 5 मैंने लिखा है, इसका मतलब तुम लोग नहीं बताया अब तक, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ अ पार्टनर हु हैव मल्टीपल पार्टनर्स, इसका मतलब क्या हुआ। जल्दी बताओ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा वाला पॉइंट का, एक ऐसा पार्टनर जो कि मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके बहुत सारे सेक्स पार्टनर है, मतलब वो एक से ज़्यादा मेल या फीमेल के साथ सेक्स करता हो या करती हो, उसके चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस काफ़ी हाई हो जाते हैं। इस वजह से जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन वाले में एग्जाम्पल के तौर पे लिखे तो प्रोस्टिट्यूट लिख ले, या क्या लिख सकते हैं, प्ले बॉय लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। क्योंकि प्रोस्टिट्यूट में क्या होता है कि वो मल्टीपल मेल के साथ कॉपुलेट करती है, तो उसके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कितने होते हैं, बहुत हाई होता है, क्योंकि वो मल्टीपल के साथ भी करती है, अननोन के साथ भी करती है। क्या पता कोई अननोन के साथ उसने किया और वो क्या हो गई, इन्फेक्ट हो गई, फिर उसी के साथ किसी और ने किया और वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इन्फेक्शन क्या होगा, काफ़ी हाई रेट से ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट, इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट में लिखिएगा, नेक्स्ट लिख लिया बच्चों, मिटा दे। 5 पॉइंट लिखवाया मैंने, सेक्सुअली ट्रांसमिशन का मेथड क्या क्या हो सकता है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन का 5 तरीका लिखाया मैंने, 1 2 3 4 5, पांचों पॉइंट लिख लिए। ये आपके एनसीईआरटी का 5वां पॉइंट है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। चलिए इसका लिखिएगा नेक्स्ट, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। सिम्टम्स किस चीज का, एसटीडी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसका, ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स लिखिएगा पहले। सिम्टम्स 2 टाइप से हो सकते हैं, एक सिम्टम जो कि पहले दिखेगा और दूसरा सिम्टम कब, लेट, बहुत अंत में दिखेगा। पहला सिम्टम क्या हो सकता है, ईचिंग होगा, ईचिंग इन जेनिटल रीजन, ईचिंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, वेट लॉस होता है, वेट लॉस होगा, उसके बाद फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, एटीसी। देखो ईचिंग इन जेनिटल रीजन, स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन, वेट लॉस होता है, जिस भी फीमेल या मेल को होता है उसका वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, या फिर उनके वेट गेन नहीं होता है उसके अंदर। नेक्स्ट फ्लूइड डिस्चार्ज, ये बाद में होता है, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज इन फीमेल में जनरली वजाइना के थ्रू फ्लूइड डिस्चार्ज आउट काफी तेजी से होता है, ठीक है। और लेट तो पता है क्या हो जाएगा, आदमी सीधा पहुंच जाएगा कहां, ऊपर। लेट सिम्टम्स का रिजल्ट क्या है, डेथ। लेट सिम्टम का रिजल्ट क्या है, देखो लेट सिम्टम में क्या आएगा, वेट लॉस यहां पे अल्टीमेट होने लगता है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी होने लगता है, डेट लीड्स टू डेथ, क्या कर देगा, जो कि अल्टीमेटली काम तमाम कर देगा, डेट लीड्स टू डेथ। हो गया, लिख लिए।
चलो नेक्स्ट लिखेंगे प्रिवेंशंस। नेक्स्ट लिखेंगे प्रिवेंशन। अब देखो इसका बचाव क्या क्या किया जा सकता है। ऑलवेज सबसे पहला तरीका, जहां पे भी आप सेविंग करने जाए या डॉक्टर के पास जाए तो ऑलवेज यूज न्यू या फ्रेशली पैक्ड निडल या ब्लेड, सबसे पहला तरीका। दूसरा, अवॉइड सेक्स विथ अननोन या मल्टीपल पार्टनर के साथ अवॉइड कीजिए आप सेक्स को। तीसरा तरीका क्या है, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट कीजिए। तीसरा क्या, अगर आप किसी अननोन पर्सन के साथ करते भी हैं तो क्या कीजिए, यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर। ठीक है, हो गया। यहां पे एसटीडीज के बारे में इतना ही जानना था हम लोग को। लिख लिए? कोई डाउट इसमें, समझने में कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए चलिए तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इनफर्टिलिटी। क्या होगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग? इनफर्टिलिटी। इससे सवाल आने के 100% चांस है, 100%। इस टॉपिक से 100% सवाल आएगा। इनफर्टिलिटी, देखो इनफर्टिलिटी मतलब कि एक कपल की इनएबिलिटी, एक कपल जब असक्षम हो जाए किस चीज के लिए, 2 साल तक सेक्स। एनसीईआरटी की डेफिनेशन ये कहती है कि एक कपल है जिनका शादी हो गया है, 2 साल से वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स को भी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो क्या कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने में असक्षम है, तो उन्हीं केस को क्या बोला जाता है? इनफर्टिलिटी। ठीक है, चलिए आइए डेफिनेशन लिखते हैं। इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखिए इनफर्टिलिटी का, हेडिंग डालिए इनफर्टिलिटी। इनएबिलिटी ऑफ अ कपल नॉट टू प्रोड्यूस young ones even after 2 years of unprotected sex। यानी ये 2 साल का लिखा है, एनसीईआरटी ने ये डाटा भी लिखा है। इनफर्टिलिटी आप उसी को कहेंगे। इनफर्टिलिटी आप हर किसी को नहीं कह सकते। मतलब एक मैरिड, ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है, मैरिड की बात करें, एक मैरिड कपल है जिनके शादी को 2 साल कम से कम हो जाना चाहिए, आप उससे पहले उसको इनफर्टाइल कपल नहीं कह सकते हैं। एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग इनफर्टाइल किसको कहेंगे आप? ऐसे कपल जिनके शादी को 2 साल हो गए हैं, उसके बावजूद उसके बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं किसी भी रीजन से, उसी केस को क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी। ठीक है,
तो इनफर्टिलिटी, इसलिए आपने गाँव में देखा होगा, गाँव के हर जगह पे होता है कि शादी को 1 साल तक माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते, 2 साल जैसे पूरा हो जाए, अरे हमको कब दादा दादी बनाओगे, कब पोते का मुंह दिखाओगे, कब नाती का मुंह दिखाओगे, ये सब सुनने को मिलने लगता है। क्यों? वो अपने ट्रेंड में, हाँ 2 साल हो गया फिर भी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ी है। तो इसको कंफर्म करने के लिए वो लोग, अरे 2 साल हो गया है, नाती पोता का मुँह दिखा दो, ये वो। तो इस टाइप से प्रेशर डालते हैं घर वाले लोग। ठीक है, चलिए उसका रीज़न क्या हो सकता है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है आज के टाइम पे, रीज़न क्या क्या हो सकता है? अब आप लोग सब बताएंगे, अपने अपने रीज़न बताएं। चलिए कमेंट में फटाफट रीज़न बताएं कि क्या ऐसा रीज़न आपको क्या लगता है कि मोस्ट ऑफ द केस में जो फीमेल्स हैं उनमें जो ये फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का जो कंडीशन देखने को मिला है, वो क्यों आजकल कंडीशन ऐसा ज़्यादा देखने को मिल रहा है? पहले के ज़माने में तकरीबन आज से 10 साल पहले इनफर्टिलिटी वाला केस बहुत कम था। हाँ, अगर वो लोग अरे ठीक है, ओव्यूलेशन का उसके मेन रीजन क्या है? देखो, अगर कोई कंसीव नहीं करना चाहता है तो वो अलग बात होता है कि हाँ ठीक है, हम अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हम नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। लेकिन 2 साल हो गया शादी को, तो आप उसको इनफर्टाइल कपल कह सकते हो। रीजन क्या हो सकता है? देखो, सबसे बड़ा रीजन क्या हो, सबसे बड़ा रीजन क्या है? फिजिकली अनफिट। क्या है? फिजिकली अनफिट। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? मेंटली अनफिट, मेंटली वो सही नहीं है। और क्या हो सकता है? एक्सेस, आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा रीज़न हो रहा है, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ स्टीरॉयडल ड्रग्स एंड अल्कोहल। स्टीरॉयडल ड्रग्स एंड अल्कोहल, मतलब आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा केस फीमेल के अंदर ये वाला है, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ स्टीरॉयडल ड्रग्स एंड अल्कोहल। ऐसे ड्रग्स जो कि स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे ड्रग्स और भी है, जैसे कंटिन्यूस यूज़ ऑफ माला डी, माला एल, ये सब भी अभी तो नुकसान नहीं करता, पहले और इसके जगह पे जो पिल्स आते थे आप, या फिर कंटिन्यूस यूज़ ऑफ इमरजेंसी पिल। किसी फीमेल ने अनमेरिड लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी बहुत बार इमरजेंसी पिल इस्तेमाल किया हो, जैसे आई पिल, अनवांटेड 72, तो उन्होंने इस टाइप के पिल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, तो चांसेस बन जाते हैं उसके बहुत ज़्यादा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 10-12 से फ़र्क नहीं पड़ता है, तकरीबन 50s के अराउंड इस्तेमाल कर लिया हो, बहुत बार इस्तेमाल कर लिया हो, बहुत 2-3 बार अबॉर्शन करवा लिया हो, तो ऐसे केसेस में उसके भी चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं इनफर्टिलिटी को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया क्या? ART, आर्ट। आर्ट का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या है फुल फॉर्म? फिजिकली कैसे कह सकते हैं? देखो, फिजिकली की उसकी बॉडी इंडोमेट्रियम डेवलप ही नहीं कर पा रही है। एक ऐसी फीमेल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी होने की वजह से उसका जो यूटरस है वो प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल ही नहीं है, तो कैसे वो बच्चे पैदा कर सकती है? हाँ बिल्कुल। चलो देखो, इसी को ठीक करने के लिए टेक्निक लाया गया है, जिस पूरे टेक्निक को एक साथ क्या कहा जाता है? आर्ट। आर्ट का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या है फुल फॉर्म? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। यार सब लोग आओ तो लाइक्स मार दिया करो यार, अच्छा लगता है।
और कुछ लोग आए हैं तो कमेंट्स भी किया करें ना बच्चों। आप लोग क्यों ऐसा जैसे कि ये यहाँ वाले नवोदय वाले बनारस वाले, क्यों आप लोग कमेंट किया करो यार, कोई भी डाउट हो पूछा करो, इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर नहीं है, हमारे टीचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। टीचर टीचर है, चाहे आपके हो हमारे हो, सब टीचर है ना। आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको मज़ा आ रहा है या फिर कुछ भी, आप क्लास में इन्वॉल्व रहिए, है ना। चलिए देखिए, इसको ठीक करने के लिए, किसको ठीक करने के लिए, इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिस टेक्निक को कंबाइनली कहा जाता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। किसको ठीक करने के लिए, टू रिड्यूस या टू इंप्रूव इनफर्टिलिटी। देखो, द टेक्नोलॉजीज यूज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटीज प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होती है, इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन सा टेक्निक का डेवलपमेंट किया गया, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड। ठीक है, देखो अब इसी का बहुत सारा टाइप है, एक एक करके हम लोग इसी के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप यानी कि देखो GIFT याद रखना पड़ेगा आपको। अभी हम लोग इसका फुल फॉर्म, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फुल फॉर्म पे पूरे चांस बनते हैं, फुल फॉर्म दे देंगे, फुल फॉर्म में पूछ लेंगे। अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने लग गए हैं फुल फॉर्म वाले, तो अब कैसे आएंगे, जैसे इधर एक लाइन से इन पांचों का नाम ले, मान लो 1 2 3 4 5 का नाम लिख देंगे एक साइड, उधर दे देंगे मैच द कॉलम, या फिर इनमें से कोई एक दे देगा, पूछ देगा इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अब तो वही ट्रेंड बना है। तो ये देखना, ये इससे एक क्वेश्चन 100% रहेगा अगले साल 2024 में इनफर्टिलिटी को लेकर के। ठीक है, देखो इसका फुल फॉर्म गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। आपने देखा होगा बहुत जोर शोर से, हर किसी ने नाम सुना होगा टीवी में, इंदिरा IVF सुने हो, हर बहुत जोर से ऐड इसका आता है, कि किसी को पता हो ना हो, IVF सुनते ही उसके बाद में नाम में आ जाता है इंदिरा IVF। इंदिरा इंडिया की सबसे बड़ी इनफर्टिलिटी केयर सेंटर है, इसीलिए आपको नाम के साथ उसने अपनी ब्रांडिंग को इतनी तेज बनाने के लिए उसने इंदिरा IVF का इतना प्रचार कर दिया कि IVF सुनते ही आपके दिमाग में एक साथ में दोनों वर्ड आ जाता है, इंदिरा IVF। ठीक है, ठीक, इसी को कहते हैं द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसी को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है सरोगेसी, हम लोग पढ़ेंगे अभी एक एक करके इसके बारे में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ICSI, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। फुल फॉर्म के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और फुल फॉर्म के लिए है ZIFT, यहाँ पे गैमीट के जगह पे क्या होगा, जाइगोट, बाकी सब चीज सेम। ये 3 फुल फॉर्म कम से कम आप लोग याद रखिए, एक बार देखिए, फटाफट लिखिए। सब लोग देखो, फटाफट लिख लिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ो बच्चों। देखो डायग्राम में जैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, ये ओवम को निडल से थ्रू ऐसा दिखा रहा है, यहाँ ओवम के आसपास में स्पर्म दिखा रहा है, यहाँ बाहर लैब में दिखा रहा है। अभी हम लोग एक एक करके इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, IVF। क्या होगा हमारा हेडिंग, IVF। इंदिरा एक ब्रांड है, समझे, इंदिरा को लेकर के याद नहीं रखना है। इंदिरा IVF में, इंदिरा एक ब्रांड है, IVF एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को ही IVF कहते हैं। IVF का फुल फॉर्म याद रखेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब क्या होता है बताओ, 2 टर्म हम लोगों ने पढ़ा है, इन विवो एंड इन विट्रो। कहां पढ़े थे याद करो, लिविंग वर्ल्ड में, इन विवो एंड इन विट्रो, ये 2 टर्म पढ़े थे। उसी से एक दूसरा वाला टर्म है ये इन विट्रो। लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर 1 क्लास 11 का पहले ही चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था 2 टर्म, इन विवो एंड इन विट्रो, एक्स सिटू एंड इन सिटू।
तो देखो यही वाला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब इन विट्रो का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कहाँ किया जा रहा है, लैब में किया जा रहा है, यानी कि अदर देन इट्स नेचुरल हैबिटेट, अदर देन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि नेचुरली उसको जहां होना चाहिए था उसके अलावा अगर आप कहीं पे और उस काम को करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इन विट्रो। सब भूल भाल के बैठ गए हो ना तुम लोग। और इन विवो का मतलब कोई भी चीज, कोई भी काम, कोई भी रिएक्शन जो उसी जगह पे करा रहे हैं जिस जगह पे उसका नेचुरली उसको होना चाहिए था और उसी जगह पे हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इन विवो नेचुरली, और इन विट्रो को आर्टिफिशियली, या फिर कोई भी ऐसा जगह पे करवा रहे हैं जो उसका नेचुरल जगह होने का नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया कि इसका मतलब क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसी फर्टिलाइजेशन जो कहां पे कराई जा रही है, आर्टिफिशियली कराई जा रही है। मतलब एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि उसके नेचुरल कंडीशन फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन पे या एम्पुला में। तो उस जगह को छोड़ करके कहीं और अगर आप फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, इन विट्रो कहेंगे। यानी कि ये फर्टिलाइजेशन हम लोग कहां करवाते हैं, लैब में करवाते हैं। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। मतलब एक टेस्ट ट्यूब बेबी, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी, या तो ऐसा नहीं होता कि टेस्ट ट्यूब में बेबी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें टेस्ट ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम को मिलाया जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां पे करवा रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब में। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। कोई दिक्कत? हो गया? देखो इसमें से जो अब आपको याद रखने वाला, जहां पे पॉइंट क्वेश्चन का बन सकता है, देखो क्या बनेगा, जो याद रखने वाला है आप लोग को। देखिए मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कौन इन्फेक्टेड हो सकता है, यानी कौन असक्षम हो सकता है प्रेगनेंसी कॉज करने के लिए। इसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन में कौन हो सकता है, इसमें कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आइदर मेल या फीमेल, और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, और बोथ समझ गए? देखो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में समझ। तो सपोज मैंने एक बार माना कि फीमेल असक्षम थी क्या चीज करने के लिए, ओवम प्रोड्यूस करने के लिए फीमेल असक्षम थी, मेल कंप्लीट सही था। तो मेल क्या करेगा, अपना मेल क्या करेगा, स्पर्म डोनेट करेगा, स्पर्म को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और यहाँ पे फीमेल क्या करेगी, अपने एग को डोनेट करेगी। डोनेट इन द सेंस या तो वो अपना एग दे दे, यानी कि अगर वो सक्षम है एग को प्रोड्यूस करने के लिए तो अपना एग देगी। तो हमने पहला कंडीशन क्या माना कि मेल, कंडीशन 1, मेल क्या है, असक्षम है क्या करने के लिए, इनसेमिनेट करने के लिए। फीमेल ओके है, कंडीशन ये सब मिक्स करके दिया गया। आप सुनो पहले कंडीशन में क्या मैंने माना कि 1 नंबर कंडीशन ऐसा है जब मेल आपका ठीक है, मेल खराब है और फीमेल आपकी ओके है, उसमें एग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। तो एग नॉर्मल फीमेल से आएगा, डोनर मेल क्या कर रहा है कि सक्षम नहीं है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, तो स्पर्म क्या किया जाएगा, डोनर मेल से लिया जाएगा। उसके जो पार्टनर मेल है उसके अलावा किसी अदर मेल का स्पर्म लिया जाएगा और उसको जो, अब देखो सबसे सोचने वाली बात, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर फीमेल ओके है तो देखो फीमेल ओके है, ऐसा तो है नहीं कि किसी फीमेल ओके है, मेल में स्पर्म की प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो है नहीं कोई तीसरा मेल आकर के इस फीमेल के साथ सेक्स कर ले और फिर फर्टिलाइज कर ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है एथिकली। तो क्या करेगी फीमेल, तो ऐसा करने नहीं देगी। तो क्या करना होगा इसमें, देखो फीमेल ओके थी, इसने अपना एग डोनेट किया, मतलब अपना नॉर्मल एग जो फीमेल पार्टनर थी उसने दिया। मेल सक्षम नहीं था स्पर्म बनाने के लिए, तो मेल कोई दूसरा मेल से स्पर्म लेगा
किसी दूसरे मेल से स्पर्म लेगा और माँ, मतलब माँ तो उस बच्चे का माँ तो वही रहेगा, लेकिन ओरिजिनल पापा कौन हो जाएगा, कोई और हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या कि ये जो फीमेल थी, दूसरा कंडीशन 2 में डिफेक्ट किसमें मैं बता रहा हूँ, फीमेल में बता रहा हूँ। मतलब फीमेल में क्या दिक्कत आ रही है वो सुनो, कि दूसरे केस में ये देखने को मिल रहा है कि फीमेल कैपेबल नहीं है क्या करने के लिए, एग प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसमें भी दो दिक्कत हो सकता है फीमेल में, या तो फीमेल एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, या दूसरा कि एग तो नहीं प्रोड्यूस कर रही है लेकिन आगे इम्प्लांटेशन के लिए उसकी बॉडी में फिट है, कंडीशन ओके है। दूसरा वो एग भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है, इम्प्लांटेशन में भी उसको थोड़ी दिक्कत है। तो अब ये क्या करेगा, देखो यहां फीमेल से एग लिया जाएगा, किस फीमेल से, अदर फीमेल से, यानी कि डोनर फीमेल। अब यहां पे डोनर कौन आ जाएगा, फीमेल हो जाएगी डोनर, कोई दूसरा फीमेल से लिया जाएगा। पापा तो इसमें सेम रहेगा, इसमें मम्मी अलग हो जाएगी। तो एक बार पापा अलग किए, एक बार मम्मी अलग की, लेकिन बच्चे जो पैदा होंगे वो मां के गर्भ में ही पैदा होंगे। उसको फर्टिलाइज बाहर करवाया गया, फर्टिलाइजेशन के बाद उसको यूटरस में इम्प्लांट कर दिया गया। इसी प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। कोई दिक्कत देख के बताओ, एक बार पूछो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो क्या, कब मेल डोनर कब फीमेल डोनर, ऐसा कोई कंफ्यूज हो रहे हो क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में 2 प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से एक बार पहले सब लोग ओके कर दो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी जो बोले, क्योंकि एक बार मेल को हमने दिक्कत दिखाया, एक बार फीमेल को दिक्कत दिखाया, अब कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? सब ओके, थम्स अप, लाइक्स। चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को 2 भाग में बांटा गया है, 2 टाइप में। इसी को एक बार मेल को हम डोनर बना, एक बार फीमेल को डोनर बना। तो ये कैसे कैसे हो रहा है, इसी को हमने 2 भाग में बांटा। एक को नाम दिया गिफ्ट, दूसरे को नाम दिया जिफ्ट, GIFT गिफ्ट, दूसरे को नाम दिया जिफ्ट, ZIFT जिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट का फुल फॉर्म जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अब इसी को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्रामिंग का नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ेंगे, गिफ्ट। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे हम लोग, गिफ्ट। देखो गिफ्ट में ध्यान रखिएगा क्या इसमें गिफ्ट किया गया। आप देखो कैसे याद रखोगे गिफ्ट और जिफ्ट को, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एक सबसे पहले तो जो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म। दूसरा उसके बाद जाइगोट, और नेक्स्ट में ZIFT में जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। चलो तो याद रखने के लिए इसको क्या याद रखोगे, गिफ्ट, फीमेल गिफ्टेड हर एग टू एन अनदर फीमेल। इसमें गिफ्ट क्या मिल रहा है, गिफ्ट क्या मिला, आंसर बताओ। गिफ्ट क्या मिला इसको, एग मिला। गिफ्ट क्या मिला, एग मिला। गिफ्ट में याद रखना है, गिफ्ट के तौर पे एक डोनर ने अपना एग दे दिया। डोनर यहां पे कौन बनेगी, डोनर कौन बनेगी यहां पे, डोनर कौन है, अनदर फीमेल, अनदर फिट फीमेल लिख लो। और यहां पे डिफेक्टिव कौन है, फीमेल। और इसमें डिफेक्ट क्या है, देखो यही सवाल बनता है कि किसमें कौन डिफेक्टिव है और क्या
इसका इसमें डोनर कौन है, सवाल बनता है, ठीक है। तो फीमेल डिफेक्टिव क्या है इसमें, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग, और मेल क्या है इसमें, नॉर्मल है, मेल इज नॉर्मल। तो एक कोई दूसरी फीमेल ने उस फीमेल को अपना एग डोनेट कर दिया, गिफ्ट के तौर पे एग दे दिया। क्या दे दिया गिफ्ट के तौर पे, अंडा दे दिया। गिफ्ट क्या मिला है, एग का मिला है। उसमें डिफेक्टिव कौन है, फीमेल डिफेक्टिव है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। डिफेक्टिव कौन है इसमें, फीमेल डिफेक्टिव है। क्या डिफेक्ट है उसमें, सी इज इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग, वो अंडे देने के लिए सक्षम नहीं है। अंडे देने का मतलब सी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम, सेकेंडरी oocyte के बाद वाला ओवम, ठीक है। कोई दिक्कत। अब गिफ्ट में ये समझ में आ गया, गिफ्ट में क्या हो रहा है, गिफ्ट में क्या गिफ्ट दिया जा रहा है, एग गिफ्ट दिया जा रहा है। किसके द्वारा, एक डोनर फीमेल के द्वारा एक डिजीज फीमेल को कह सकते हो गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या गिफ्ट दिया जा रहा है, एग। इसमें नॉर्मल कौन है, मेल। चलिए ये समझ में आ गया। गिफ्ट GIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, थम्स अप करते चले सब लोग, जिसको समझ में आ रहा फटाफट थम्स अप करते चले। चलो, तो ये तो हमने ऐसे ओरली समझा दिया क्या है। अब इसको डेफिनेशन वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एग इज डोनेटेड फ्रॉम अ फिट फीमेल and sperm from its own parent is fertilized in test tube and then transfer it to फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यानी देखो, एग डोनेट किया गया, ठीक है, एग डोनेट किया गया, उसको फर्टिलाइज किया गया नॉर्मल उसके जो पार्टनर थे मेल से, और उसको क्या किया गया, फिर एग को जाइगोट में नहीं या एम्ब्रियो नहीं बनाया अभी फिलहाल, जाइगोट बनने से पहले ही फर्टिलाइज्ड एग को कहां पे दे दिया, फेलोपियन ट्यूब के जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन पे ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें देखो फीमेल में क्या था कि फीमेल एग तो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी, लेकिन वो सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पा रही थी किस चीज के लिए, फॉर बेबी के प्रोडक्शन के लिए, आगे प्रोसेस के लिए। फीमेल नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग, अंडे नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग बट इज कैपेबल ऑफ providing environment internal environment for development of baby। उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसकी फीमेल की कैपेबिलिटी ठीक थी, यानी वो सिर्फ एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी, बाकी उसके अंदर क्या था, ठीक था। तो इसमें इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट। ठीक है, दो प्रोसेस है, एक है गिफ्ट, दूसरा है जिफ्ट। हो गया, सबको लिख लिए, आगे बढ़े। आगे बढ़ो बच्चों।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी का। अगला है हमारा जिफ्ट, फुल फॉर्म जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। देखो गिफ्ट और जिफ्ट में बस इतना सा अंतर है, नाम बता दे रहा है। गिफ्ट में एग को गिफ्ट किया गया, उसके बाद सीधा जा करके उसी के जगह पे फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी इवेंट थी या फर्टिलाइजेशन से पहले भी कह लो कि एग को वहां पे दे दिया, स्पर्म आ गया। ये देखो इसमें दो केस हो सकता था गिफ्ट में। गिफ्ट वाले कंडीशन में पहला केस क्या हो सकता था कि सिर्फ एग को आर्टिफिशियली एम्पुलरी रीजन पे रख दिया गया हो और नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा स्पर्म वहां पहुंचे। दूसरा कंडीशन बाहर ही फर्टिलाइज करा दिया गया हो और डायरेक्ट एम्पुलरी स्टिफनेस जंक्शन के बाद छोड़ दे, वो गिफ्ट था। लेकिन जिफ्ट में क्या होता है, जिफ्ट में जाइगोट बनता है। जाइगोट कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन की इनश्योरिटी है, लेकिन गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन की इनश्योरिटी नहीं है। एक डोनेट किया गया स्पर्म या तो आप बाहर ही फर्टिलाइज करवा के ऐड कर दे उसके फैलोपियन ट्यूब में, दूसरा या तो आप उसको नॉर्मली सिर्फ एग उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दे और नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा स्पर्म वहां पहुंचे। ठीक है, तो चलिए। लेकिन जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें इस बात की श्योरिटी है जाइगोट तो कहां बनेगा, बाहर ही बनेगा। कहां बनेगा, जाइगोट बाहर ही बनेगा। इसमें क्या हो सकता है, जाइगोट बाहर बनने का मतलब क्या है, एक तो डिजीज इसमें दोनों हो सकता है। डिजीज्ड बोथ पार्टनर हो सकता है इसमें, बोथ पार्टनर या कोई एक भी हो सकता है। तो हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं बोथ पार्टनर है, यानी कि स्पर्म बन तो रहा है, स्पर्म इज फॉर्मिंग बट इनकैपेबल टू फर्टिलाइज, ये भी हो सकता है। दूसरा केस इसमें क्या है, एग इज नॉट फॉर्मिंग, एग ही नहीं बन पा रही है। ठीक है, ये डिजीज की दोनों में से कोई एक भी प्रोबेबिलिटी, हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मान के चल रहे हैं जाइगोट इंट्रा। अब क्या होगा, इन विट्रो एग एंड स्पर्म फ्रॉम पेरेंट्स, या तो पेरेंट्स या तो पेरेंट्स से ले लेंगे या डोनर से, कोई एक प्रोबेबिलिटी हुआ तो, या डोनर इज रिसीव्ड एंड आर फर्टिलाइज्ड टू मेक जाइगोट्स अप टू 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर। 8 to 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर को क्या कहते हैं, कमेंट करना जरा सब लोग। 8 to 16 सेल्ड को क्या कहते हैं, 8 to 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर को एक नाम दिया गया था, बताओ। देखो इसमें जो याद रखना है, जिफ्ट में ये सब कहानी है, बस आपको समझ में आए इसीलिए आपको याद रखना है इसमें किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, 8 सेल्ड जाइगोट को इनटू कहां पे, इनटू फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में किया जा रहा है, यूटेरस में नहीं। कहां पे किया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब। इस चीज को स्टार मार्क कीजिएगा, क्वेश्चन में आएगा तो यही क्वेश्चन में आएगा। ये सब कहानी बस समझने के लिए है, या तो फुल फॉर्म या ये वाला चीज। जिफ्ट में क्या होता है, जाइगोट का ट्रांसफर कहां, तो फेलोपियन ट्यूब में। कहां याद रखना है, जाइगोट का ट्रांसफर कहां, गुड गुड गुड। 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोला था, मोरुला। देखो जाइगोट का ट्रांसफर 8 सेल ब्लास्टोमियर तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 सेल का तक मतलब 1 से 8 सेल के बीच में उस ब्लास्टोमियर को कहां पे, फेलोपियन ट्यूब में जाकर के आर्टिफिशियली वहां पे रख देना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर, कोई डाउट, आगे बढ़े। लिख लो सब लोग, किसी को कोई भी डाउट हो अब तक गिफ्ट जिफ्ट से रिलेटेड
फटाक से पूछ ले और इसको नोट डाउन करिए। कोई डाउट? हाँ बच्चों, जितने लोग हैं बताओ, कोई डाउट? फटाफट बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो। नोट डाउन कर लिए, आगे बढ़े। नोट हो गया ना बच्चों? मिटा देव, चलो मिटा दे रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखिए, गिफ्ट और जिफ्ट में कंफ्यूजन भी होता है, इसीलिए उसको ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझाया गया। बार बार पूछ रहे हैं, किसी को कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारा उसी में, ये ध्यान रखना, मेन हेडिंग अभी भी हमारा क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये टेस्ट ट्यूब बेबी में ही है। तीसरा हमारा टाइप है IUT, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देखो नाम ही बता दे रहा है, गिफ्ट हो चाहे जिफ्ट हो, उसमें या तो एग या जाइगोट को कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा था, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे किया जा रहा था, फेलोपियन ट्यूब में। बट इन दिस मेथड IUT में कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, नाम बता रहा है क्या, यूटेरन, यूटेराइन मतलब यूटेरस में। और इसमें जो याद रखने वाली बात है, ये देखिए, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट या एम्ब्रियो ऑफ मोर देन 8 सेल्ड, 8 सेल्ड, ये ध्यान रखना है कि 8 सेल से ज्यादा बड़ा होगा तो ही 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर डायरेक्टली इनटू द यूटेरस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें जो याद रखने वाला, मोर देन 8 सेल्ड, अगर 8 सेल से छोटा हुआ तो क्या होगा, जिफ्ट। 8 सेल से छोटा हुआ तो क्या होगा, जिफ्ट। ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े बच्चों। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग देखो, दूसरा नंबर डालें, ध्यान रखिएगा दूसरा नंबर। अभी तक सबसे पहला नंबर क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। पहला नंबर क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। दूसरा नंबर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें नाम ही बता रहा क्या है, किसका इंजेक्शन कराना है, स्पर्म का। तो इसका मतलब इसमें डिफेक्टेड कौन होगा, डिफेक्ट्स किसके अंदर होगा, मेल के अंदर। क्या डिफेक्ट होगा, इनकैपेबल ऑफ इंसेमिनेशन, यानी कि वो स्पर्म भी बन रहे हैं उसमें, लेकिन उसका स्पर्म क्या है कि
या तो उसकी मोटिलिटी स्लो हो गई है या स्पर्म का नंबर डाउन हो गया, जिसके वजह से स्पर्म जितने चाहिए थे, जैसे 60% को हेल्दी चाहिए, 40% को विगरस मोटिलिटी चाहिए, नंबर फिक्स होने चाहिए, कम से कम मिलियंस में होने चाहिए, तो 300 मिलियंस के अराउंड होने चाहिए। जब नहीं है ऐसे, तो ऐसे कंडीशन में उसको मान लो बहुत कम, क्या कंडीशन हो सकता है, एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया मतलब उसके सीमेन में लो स्पर्म काउंट हो सकता है। लो स्पर्म काउंट होने की वजह से और क्या हो सकता है, स्पर्म विथ लो मोटिलिटी, जिसकी वजह से दिक्कत क्या हो जा रहा है, अनएबल टू फर्टिलाइज एग, एग तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन को कॉज नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे इसको ठीक किया जाएगा, इसमें देखो कोई डोनर नहीं है, मेल है स्पर्म बना रहा है, फीमेल ओके है, फीमेल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल स्पर्म बना रहा है लेकिन स्पर्म का काउंट कम हो रहा है या तो स्पर्म का हेल्दीनेस कम हो रहा है, जिसके वजह से अब क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ स्पर्म, इंजेक्शन ऑफ स्पर्म, किसका स्पर्म, याद रखिएगा कोई डोनर नहीं, उसके खुद के पार्टनर का, is directly injected into the cytoplasm of egg। देखो ये एग है, निडल के थ्रू स्पर्म को, मेल के सीमेन से स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, स्पर्म को, और डायरेक्टली क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे कहाँ, एक स्पर्म को डायरेक्टली, एक ही स्पर्म अंदर जाएगा जो ना पहले सूर्या के थ्रू, तो एक स्पर्म को डायरेक्टली हम कहाँ अंदर डाल देते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ एग में। लो, स्पर्म का कंपटीशन तो इससे पहले ही होता है, स्पर्म की स्पीड की जरूरत इससे पहले ही होती है, बाद का काम तो वो खुद कर लेता है, तो स्पीड कम था, नंबर कम थे, इसलिए वहां तक पहुंचने के चांसेस कम थे। तो अब क्या किया, एक स्पर्म को डायरेक्ट मेल पार्टनर से निकाला जाता है टेस्टिस से, और डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट एग में, फेलोपियन ट्यूब के एग में डायरेक्ट फर्टिलाइज कर दिया जाता है। एम्पुलरी रीजन पे जो ओव्यूलेशन के बाद एग बनती है, डायरेक्ट उसमें इंजेक्ट कर दिया गया। तो इस वजह से क्या हो गया, इसी को नाम दिया था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म किसकी थी, एग की, साइटोप्लाज्म इंजेक्ट कौन हुआ, स्पर्म, एक स्पर्म। क्लियर। देखो अब बात देखो, दो तरीका इसमें भी है, या तो एग को बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर टेस्ट ट्यूब में, उसमें इंजेक्ट करा दिया जाएगा फर्टिलाइज करा करके, फिर देखो इसमें डायरेक्टली हमने ये भी लिखा है, और दूसरा तरीका ये भी है, एग को भी बाहर निकालेंगे और एग को स्पर्म से फर्टिलाइज करवा देंगे टेस्ट ट्यूब में ही, उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे आगे। तो चूंकि वो वाला मेथड हम लोग उधर पढ़ चुके हैं, तो इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं उसको। मेडिकल साइंस बहुत डेवलप है, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं होता। स्पर्म तो उससे भी बहुत छोटा होता है। जब एक सिंगल स्पर्म को आप आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल सकते हैं, तो वो तो एग में तो बड़ी आसानी से की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लिया बच्चों, कोई डाउट, कोई डाउट और ऋचिक, कोई डाउट, एग कैसे बाहर निकलता है। देखो दो तरीका हो सकता है, या तो डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब से सर्जरी के थ्रू बेली बटन से निकालेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में वजाइना के थ्रू निकाला जाता है। इसीलिए तो इसको इन विट्रो कह रहे हैं ना लैब में। चलो हो गया।
इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आने के सवाल, अब तो चांस कम है फुल फॉर्म का, मैच द कॉलम में ही आएगा, लेकिन एक सवाल तो आएगा इनफर्टिलिटी से 100% श्योर। चलो आगे बढ़े। भोला तुम्हारा कौन सा नवोदय था, पेरेंट नवोदय? इस बार झारखंड से एक कौन सा नवोदय, सहरसा वाले नवोदय वाले 7-8 बच्चे एक साथ आ रहे हैं, और एक कौन सा नवोदय था यार, उसमें से भी देख रहे हैं हमारे राजगीर में 6-7 बच्चे एक साथ झुंड में आ रहे हैं। भोला तुम्हारा कौन सा नवोदय था? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग। अच्छा औरंगाबाद, नहीं तब तुम्हारे यहाँ से नहीं था, और तुम्हारे यहाँ से भी 1-2 आ रहे हैं वैसे। देखो ये वाला तरीका भी उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें अंतर उससे क्या है, इसमें क्या किया गया है, देखो उसमें यानी कि हम लोग साइटोप्लाज्म, एग के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या करें, देखो इस सिरिंज में, ऋचिक तुम्हारा नवोदय कौन सा था? इस सिरिंज में क्या है, स्पर्म है, और इसको इंजेक्ट कहां पे किया जा रहा है, इनटू वजाइना। कहां पे? वजाइना में इंटर किया जा रहा है। इससे पहले साइटोप्लाज्मिक ICSI में यहां पे एग थी, इसके साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट इंसर्ट कर दे रहा था, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है, इंजेक्शन ऑफ स्पर्म। अच्छा सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, नहीं तुम्हारे नदिया, नहीं तुम्हारे यहां से भी फिर नहीं है। इंजेक्शन ऑफ स्पर्म, देखो स्पर्म फ्रॉम हेल्दी डोनर, ये पॉइंट ध्यान रखेगा, हेल्दी डोनर, किससे लेना है, फ्रॉम हेल्दी डोनर। तो इसका मतलब इसमें डिफेक्टेड कौन है, मेल ही है, वो नाम ही बता रहा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब इंसेमिनेशन नेचुरली नहीं कर पा रहा है मेल। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, पेनिस से स्पर्म का निकलना और डायरेक्ट फीमेल वजाइना तक पूरी तरह से एंटर करके पार कर जाना बर्थ कैनाल को, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। लेकिन आर्टिफिशियली ये तरीका जब हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब नेचुरली ना हो पाए। नेचुरली ना हो पाने का क्या कंडीशन हो सकता है, सपोज एक मेल था जिसको क्या हो गया, इम्पोटेंसी, मतलब इम्पोटेंसी का मतलब उसका लिंग में इरेक्शन नहीं हो रहा है, यानी उसके पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। तो अब ऐसे मेल को क्या करेगा, वो तो कभी इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा, तो अब उसके स्पर्म से या तो उससे स्पर्म निकाल लेंगे, या दूसरा केस क्या है, अगर उसका स्पर्म नहीं है काबिल तो किसी हेल्दी डोनर का स्पर्म निकालेंगे, इंजेक्शन के थ्रू फीमेल वजाइना में एंटर करा देंगे, और वजाइना के बाद वो प्रोसेस नेचुरली होगा। इसमें डिफेक्ट में लिखिएगा, डिफेक्ट में कौन होगा, मेल होगा। क्या डिफेक्ट होगा, मोस्ट कॉमन केस क्या होता है इसका, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी एक ऐसा मेल था जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बहुत ज्यादा केस देखने को मिल रही थी, उसका पेनिस इरेक्टाइल नहीं हो पा रहा था। अब इरेक्टाइल अगर नहीं होगा तो इंसेमिनेट कभी भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका स्पर्म हेल्दी है, कैपेबल है, तो अब उसके स्पर्म को निकाला गया और फीमेल के वजाइना में इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर दिया गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब सोचोगे ये निडल लाइक स्ट्रक्चर, अब ये प्रॉपर वो जो आप सोच रहे हो सुई डालने वाला वो कैसे वजाइना में इंसर्ट करता है, तो वैसा नहीं होता। देखो ये पाइप लगा हुआ है इसके निडल लाइक मुंह पे, अब ये पाइप बहुत स्मूथ होता है, इसको वजाइना के एंट्री तक, देखो यहां तक वजाइना से एंट्री करते हो, देखो यहाँ स्पर्म इसमें अंदर पड़ा हुआ है,
इसमें पाइप लगाया गया, वजाइना के थ्रू यहाँ पे देखो ये यूटेरस को पार, सॉरी सर्विक्स को पार करा दिया यहाँ तक। अब स्पर्म डायरेक्टली यहाँ आ गया, है ना, ये इधर से पीछे से प्रेशर लगाया, स्पर्म यहाँ पहुंच गया। अब फर्टिलाइज कर देगा ये स्पर्म जाकर, क्यों? क्योंकि ये मेल जो मेल था, इसका पार्टनर था, वो क्या था, इनकैपेबल था। किस चीज के लिए? क्योंकि उसको इम्पोर्टेंसी थी, उसका पेनिस इरेक्टाइल नहीं हो पा रहा था। तो इस केस में देखने को ये वाला कंडीशन मिलता है। इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, हो गया बच्चों। और आज का हमारा नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक इज सरोगेसी। अब आप लोग जहां से भी हो सके क्वेश्चन कर लीजिएगा। किसी को कोई भी डाउट एक बार मुझे फिर से बता देना। ये डायग्राम दोनों सेम है, बस आपको समझने के लिए दिखाया गया अलग अलग। किसी को कोई भी डाउट डिफरेंस, देखो हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में 3 चीज पढ़े, गिफ्ट, जिफ्ट, आईयूटी। ठीक है, गिफ्ट, जिफ्ट, आईयूटी, उसमें मोस्ट ऑफ द केस में फीमेल डिस्फंक्शनलिटी थी। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ठीक है, कोई डाउट? बोला समझ में आ रहा है? अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है सरोगेसी। क्या है? सरोगेसी। लास्ट और अंतिम टॉपिक है हमारा सरोगेसी। लास्ट टॉपिक क्या हमारा? सरोगेसी। देखो इस चीज को ध्यान से समझो, सरोगेसी पे सवाल आने का चांस कम है। सवाल उसी 5 से आएंगे, गिफ्ट, जिफ्ट, आईयूटी, एआई, आईसीएसआई, उसी 5 में से एक सवाल 100% रहेगा। ठीक है, चलिए देखो इसमें आपको डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप लोग कि डायग्राम में ये क्या दिखाया गया? कोक यानी वोम्ब दिखाया गया, वोम्ब फॉर रेंट। उसके बदले में क्या लिया जा रहा है? मनी। यानी एक फीमेल है, फीमेल में ही वोम्ब होगा, मेल में तो होगा नहीं। एक फीमेल ने अपना वोम्ब किसी और कपल को दे दिया किराए पे। क्यों दिया किराए पे? पहला रीजन कि आजकल फैशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो फैशनेबल पार्टनर थे वो नहीं चाहते थे कि अपनी बॉडी को खराब करे या 9 महीने तक अपने बॉडी में बच्चे को रखे। तो उन्होंने एक जो गरीब, जनरली ये कौन होती है? रेंट पे देने वाली गरीब होती है। तो किसी एक गरीब फीमेल को हायर करती है 9 महीने के लिए, उसको पैसा देती है, उसके बदले में वो बच्चा पैदा करके उसको दे देती है। अब इसमें देखो आपका मूवी में गलत दिखाया गया। आप सलमान खान वाली एक मूवी है, आप नाम मत जानिए, देखो उसमें दिखाया जाता है कि रेंटर जो है यानी फीमेल है जिसका वोम्ब रेंट पे लिया जा रहा है, उसके साथ में मेल पार्टनर सेक्स करते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है, जनरली नहीं होता ऐसा। देखो इसमें क्या होता है, वोम्ब of a female given on rent for 9 months। 9 महीने के लिए एक फीमेल अपना वॉम्ब देती है किराए पे इन रिटर्न्स ऑफ मनी, पैसे के लिए। तो अब देखो मदर तो उस बच्चे को जो पालेगा, बड़ा करेगा, क्योंकि फादर का स्पर्म आया है इसमें जो मदर थी उसका कोई रोल नहीं है। मतलब ओरिजिनल मदर जिसको वो बच्चा पैदा होने के बाद मदर बोलेगा, वो मदर का कोई रोल नहीं है क्योंकि उसका कोई भी पार्ट नहीं आया। लेकिन फीमेल जो ये थी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सरोगेट मदर। क्या कहेंगे इसको? सरोगेट मदर, क्योंकि इसने पैदा किया, इसी ने 9 महीने रखा। सरोगेट मदर प्लस रेंटर फादर, इसने रेंट दिया, पैसा दिया, इसने अपना क्या दिया? स्पर्म दिया, स्पर्म दिया। अब देखो ये क्या होता है कि बाहर होता है ये फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को रेंट है तो अब रेंट पे ये दोनों आपस में कॉपुलेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बाहर अपना स्पर्म देगा, ये एग देगी, अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद गिफ्ट के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में इसका जाइगोट को दे दिया जाएगा। ठीक है,
एग को दे दिया जाएगा या जायगोट को दे दिया। अब ये 9 महीने पालेगी, 9 महीने पूरा होते ही ये अपना बच्चा वापस से जिसका था उसको दे देगी। ये था सरोगेसी। तो ऐसे मदर को क्या बोला जाता है? सरोगेट मदर बोला जाता है। ठीक है, इसमें डिफेक्टिव कौन है? डिफेक्ट की बात करेंगे हम लोग। डिफेक्टिव कौन है? यहाँ पे विमेन है। क्या डिफेक्ट हो सकता है? या तो अनेबल टू प्रोड्यूस एग, या तो वो एग देने के लिए सक्षम ना हो। दूसरा क्या हो सकता है? इनकैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे मदर को क्या कहते हैं? सरोगेट मदर। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है सरोगेसी को लेकर के? सरोगेसी को लेकर के दिक्कत क्या होता है? सबसे ज्यादा मोरल एथिक्स, रिलीजियस, ये दिक्कत होती है सबसे ज्यादा दिक्कत। मतलब देखो आज के टाइम पे कोई भी कपल ये नहीं चाहेगा कि एक चलो मजबूरी है किसी फीमेल का तो ठीक है, तो मजबूरी है तब भी अब लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है मैं अपना एग भी दूंगी लेकिन मेरे अंदर मेरा बच्चा पलना चाहिए। तो ये बात हो गया। लेकिन इसमें सरोगेसी में प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि कोई मदर नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा किसी और के अंदर पले। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। इसमें लिखिएगा ड्रॉबैक्स या प्रॉब्लम्स ऑफ सरोगेसी। जल्दी लिखिए, बस 2-3 मिनट और। प्रॉब्लम्स ऑफ सरोगेसी। सबसे पहला, धार्मिक व्यू नहीं मानते हैं लोग, धार्मिक रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ्स। ठीक, उसके बाद मेंटली भी लोग नहीं मानते, मेंटली बिलीफ्स भी एक नहीं होने की वजह से ये लोग नहीं मानते हैं। तो इससे बेटर क्या है कि आप कभी भी आईवीएफ की तरफ जाएं। उससे बेटर ओनली थिंग इस दुनिया में क्या है कि आप किसी अनाथ को पाल लें। क्या कर ले? किसी अनाथ को पाल लें। बेस्ट मेथड क्या माना गया है? लीगल एडॉप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पे द एंड होता है। तो आप इसको बढ़ावा दें एज अ डॉक्टर। आप भले कमाना चाहेंगे, आईवीएफ को बढ़ावा देंगे, लेकिन मोरल व्यू से सबसे बेस्ट क्या है इस दुनिया में? अगर आप कपल हैं, आप बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, किसी अनाथ को गोद ले लीजिए, उसको अपना बच्चा बना ले। क्योंकि आप किसी और का गोद इस्तेमाल करेंगे, किसी और का स्पर्म इस्तेमाल करेंगे, तो और का इस्तेमाल करने से बेटर है कि जो इस दुनिया में अनाथ है आप उनको अपना बना लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके कुछ क्वेश्चंस है, 4-5 क्वेश्चन है। हम लोग 2022-23 का होगा और 2-3 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इस तरह से चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। आप जहां से भी हो सके क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है, और जो बन पड़े, जहां से भी बन पड़े क्वेश्चन कीजिए और आराम कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे विथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कोई दिक्कत हो तो पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।